तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास एंगुलर की ये लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं एंगुलर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, जिसका नाम है MVC, जिसको आप मॉडल व्यू कंट्रोलर के नाम से भी जानते हो। भाई देखो, जब भी किसी भी हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर ये जो MVC डिज़ाइन पैटर्न होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर का ही जो एक डिज़ाइन पैटर्न होता है, ये लाजमी इम्प्लीमेंट होता है। मतलब इसी को यूज़ करके हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ये फीचर एक ऐसा फीचर है जो कि आपको वेब डेवलपमेंट के तकरीबन हर फ्रेमवर्क के अंदर मिलता है। मतलब अगर आप किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हो तो MVC का कॉन्सेप्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो, हम यहाँ पे MVC की बात कर रहे हैं एंगुलर के अंदर, लेकिन अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखते हो आगे जाके और अगर आपको वहाँ पे भी MVC मिलता है तो कॉन्सेप्ट सेम होगा, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हमारा एंगुलर का पार्ट नंबर 16 होगा और मैं हूँ आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, MVC को समझते हैं कि MVC एंगुलर के अंदर क्या होता है, ठीक है। और मैं जिस तरह से मैंने बताया कि अगर MVC को आप यहाँ पे समझ गए तो अगर आप आगे जाके आपको कहीं MVC का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तब आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी मदद देगा, ठीक है। तो MVC क्या होता है, किस तरह से उसको यूज़ किया जाता है, एंगुलर के अंदर MVC का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको कवर करते हैं इस लेक्चर में। तो आगे आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो, मैं आपको एक डायग्राम से समझा रहा हूँ एंगुलर MVC के बारे में। तो यहाँ पे देखो, आपको पता है MVC मतलब तीन चीजें हैं, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहले क्या आ जाता है, आपके पास मॉडल आ जाता है, मतलब M स्टैंड्स फॉर मॉडल, और फिर V स्टैंड्स फॉर व्यू, और फिर लास्ट में C स्टैंड्स फॉर कंट्रोलर। मतलब हमारा जो MVC होता है एंगुलर के अंदर वो तीन चीजों पर मुश्तमिल होता है, मॉडल, कंट्रोलर और व्यू। तो भाई देखो, मॉडल में किसे कह रहा हूँ, मॉडल में कह रहा हूँ हमारी एप्लीकेशन के डेटा को। मतलब जो भी हम अपनी एप्लीकेशन में डेटा यूज करते हैं ना, तो उस डेटा को हैंडल करना, मेंटेन करने का काम कौन करके देता है, आपको मॉडल। और व्यू क्या होता है, व्यू होता है हमारा यूजर इंटरफेस, जिसको हम सिंपल HTML भी कह सकते हैं, HTML एंड CSS का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। तो मतलब देखो, ये व्यू होता है ना जो हमारे यूजर को नजर आता है, क्योंकि यूजर को क्या नजर आता है, वेबसाइट का यूजर इंटरफेस नजर आता है। तो यूजर इंटरफेस हम कहाँ बनाते हैं, अपने व्यू में बनाते हैं, और व्यू को मैं क्या कह रहा हूँ, सिंपल HTML पेज। और फिर देखो कंट्रोलर, कंट्रोलर हमारी MVC की होती है बैकबोन। इसका मतलब अगर आपसे कोई ये सवाल करे कि भाई ये जो MVC का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर बैकबोन कौन सी चीज़ होती है, मॉडल होता है, व्यू होता है या कंट्रोलर होता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, हमारे MVC की जो बैकबोन होता है वो होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर को मैं क्यों बैकबोन कह रहा हूँ ये मैं अभी आपको समझाता हूँ। पहले आप यहाँ पे देखो, मैंने क्या बताया, मॉडल के अंदर हमारी एप्लीकेशन का डेटा कंटेन होता है, मेंटेन होता है, और यही डेटा हम मोस्टली कहाँ डिस्प्ले करवाते हैं, अपने व्यू के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं, यूजर इंटरफेस के अंदर डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसका मतलब व्यू को मॉडल का डेटा चाहिए होता है, मॉडल मतलब हमारी एप्लीकेशन का डेटा चाहिए होता है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो मॉडल है और व्यू है इनके दरमियान डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब ये जो व्यू है वो डायरेक्ट मॉडल से डेटा नहीं ले सकता, और ये जो मॉडल है वो डायरेक्ट व्यू से डेटा नहीं ले सकता। मतलब मॉडल और व्यू डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो MVC के अंदर एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मॉडल और व्यू डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो भाई जब डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते तब व्यू मॉडल से डेटा कैसे लेगा और मॉडल व्यू से कैसे डेटा लेगा, तो इस केस में हमारे पास आता है कंट्रोलर। मतलब अगर व्यू को डेटा चाहिए मॉडल से तो क्या होगा, मॉडल का डेटा सबसे पहले कंट्रोलर में आएगा और कंट्रोलर वो डेटा कहां पास कर देगा, व्यू में। मतलब व्यू क्या कहेगा, व्यू कंट्रोलर को कहेगा कि भाई मुझे मॉडल से डेटा लेके दो। तो मॉडल क्या करेगा, वो डेटा सबसे पहले कंट्रोलर को देगा और कंट्रोलर वो डेटा आगे कहां पास कर देगा, व्यू में पास कर देगा। सेम इसी तरह अगर मॉडल को डेटा चाहिए किससे, व्यू से, तो व्यू क्या करेगा, वो डेटा सबसे पहले कंट्रोलर में पास करेगा और फिर वो डेटा कंट्रोलर से कहां चला जाएगा, मॉडल में चला जाएगा। यही वजह है कि कंट्रोलर को बैकबोन कहा जाता है MVC की। क्यों, क्योंकि मॉडल और व्यू डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इनकी कम्युनिकेशन करवाने का काम कौन करके देगा, हमारा कंट्रोलर करके देगा। इसका मतलब अगर मैं कंट्रोलर को बीच में से हटा दूं तो हमारा मॉडल और व्यू कभी भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। मतलब समझ लो कंट्रोलर एक ब्रिज का काम कर रहा है। जैसा समझ लो मॉडल एक शहर है
और व्यू एक दूसरा शहर है, और कंट्रोलर बीच में क्या, एक ब्रिज है, एक पुल है। अगर मैं इस ब्रिज को हटा देता हूं, इस पुल को खत्म कर देता हूं, तो क्या होगा, मॉडल और व्यू एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, राब्ता नहीं कर सकते। तो कंट्रोलर का क्या काम है, कंट्रोलर का काम है ये देखो क्या कह रहा है, कंट्रोल्स द मॉडल एंड द व्यू। मतलब मॉडल और व्यू को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोलर। मतलब देखो कंट्रोलर को आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझ सकते हो, जिस तरह हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हवलदार होते हैं, आप उनको कंट्रोलर कह सकते हो, क्योंकि वो सारी ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। मतलब इस रोड की, राइट साइड के रोड की ट्रैफिक को लेफ्ट साइड से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब ये सारा काम हमारे पास कंट्रोलर करता है। तो इसलिए कंट्रोलर का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंगुलर एमवीसी के अंदर, ठीक है। तो देखो ये डायग्राम आपने याद रखनी है। तो भाई देखो अभी मैं आगे जाके बताऊंगा कि हमारी एंगुलर एप्लीकेशन जो हमने बनाई थी उसके अंदर मैं मॉडल किसे कह रहा हूं, कंट्रोलर किसे कह रहा हूं और व्यू किसे कह रहा हूं। तो आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। फिर आगे आ जाओ, एक और फिगर से यहाँ पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, देखो ये हमारा यूजर है, आपको नीचे नजर आ रहा होगा यूजर। देखो यूजर जब भी रिक्वेस्ट करता है ना, मतलब यूआरएल में कुछ लिखता है, मतलब ब्राउजर के यूआरएल में जब भी वो कोई रूट टाइप करता है, कोई यूआरएल टाइप करता है, तो रिक्वेस्ट सबसे पहले किसके पास जाती है, हमारे कंट्रोलर के पास जाती है। फिर कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल से डेटा गेट करता है, क्योंकि मॉडल में मैंने क्या बताया, हमारी एप्लीकेशन का डेटा होता है। तो कंट्रोलर क्या करता है, मॉडल से डेटा लेने के बाद उसको हमारे व्यू के अंदर अपडेट कर देता है, ऐड कर देता है। और व्यू आपको पता है यूजर इंटरफेस होता है, और वही व्यू हमारे यूजर को डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। तो मतलब एक बात याद रखना कि जो यूजर है, वेबसाइट का यूजर है, जब भी वो रिक्वेस्ट करता है, कोई भी यूआरएल ऐड करता है हमारे ब्राउजर में, तो सबसे पहले रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, कंट्रोलर के पास जाती है। कंट्रोलर डेटा लेता है मॉडल से, और फिर वो डेटा, कौन सा डेटा, मॉडल का डेटा, कंट्रोलर क्या करता है, हमारे व्यू के अंदर अपडेट कर देता है, ठीक है। ये तो एक सिचुएशन हो गई ना भाई। देखो अक्सर ऐसा सिचुएशन भी होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने मॉडल नहीं बनाया, मतलब मेरे पास मॉडल मौजूद नहीं है, ठीक है। तो यूजर क्या करेगा, जैसी रिक्वेस्ट कंट्रोलर के पास जाएगी ना, तो कंट्रोलर क्या करता है, अगर मॉडल के पास डेटा नहीं है, तो देखो क्या कह रहा है, इफ नो डेटा इन मॉडल, तो वो डायरेक्ट क्या करता है, आपके व्यू को डिस्प्ले करवा देता है आपके यूजर को। मतलब दो सिचुएशन है कि अगर मॉडल में डेटा है तो मॉडल का डेटा व्यू में अपडेट कर दो, और दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर मॉडल में डेटा नहीं है तो डायरेक्ट आप व्यू को डिस्प्ले कर दो, व्यू को डिस्प्ले करवा दो। तो देखो ये दोनों काम बेसिकली कौन करके दे रहा है, कंट्रोलर, क्योंकि कंट्रोलर ही मॉडल से डेटा गेट कर रहा है और व्यू में अपडेट कर रहा है। और अगर कंट्रोलर को मॉडल से डेटा नहीं मिलता, मतलब मॉडल में डेटा नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, आपके व्यू को डिस्प्ले करवा देगा। किसको डिस्प्ले करवा देगा, आपके यूजर को, ठीक है। तो ये एक और डायग्राम है जो कि आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, नेक्स्ट डायग्राम। अब देखो, अब मैं यहाँ पे आपको एक रियल लाइफ की एग्जांपल समझाने जा रहा हूं, जिसके थ्रू आप एमवीसी के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। तो भाई देखो, ये एक रियल लाइफ के रेस्टोरेंट की एग्जांपल है आपके पास, ठीक है। मतलब रेस्टोरेंट जहाँ पे आप खाना खाने जाते हो, तो कॉन्सेप्ट समझना। यहाँ पे देखो, ये व्यू मैं किसे कह रहा हूँ, ये व्यू है हमारा कस्टमर, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर जो खाना खाने आता है बंदा, जो खाना खाने आता है, क्लाइंट कह लो या कस्टमर कह लो, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, व्यू। और फिर यहाँ पे देखो वेटर, वेटर को मैं क्या कह रहा हूँ, वेटर को मैं कह रहा हूँ कंट्रोलर। वेटर क्या है, हमारा कंट्रोलर। और यहाँ पे देखो शेफ, जो खाना बनाता है, जो किचन के अंदर खाना बनाता है, शेफ, उसको मैं क्या कह रहा हूँ, मॉडल। तो भाई अब जरा कॉन्सेप्ट समझना। जब भी कस्टमर आता है आपके रेस्टोरेंट के अंदर, तो क्या होता है, वेटर आता है सबसे पहले और उसको मेन्यू दिखाता है, ठीक है। तो कस्टमर उस मेन्यू से कोई भी अपना मेन्यू सिलेक्ट करता है और वेटर को बताता है, और वेटर वो मेन्यू जाके किसको बताता है, हमारे शेफ को बताता है, क्योंकि शेफ ने ही खाना बनाना है। तो भाई देखो कॉन्सेप्ट समझना, कस्टमर को जो चाहिए वो किसके पास है, वो है शेफ के पास। लेकिन कस्टमर और शेफ का डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता। कस्टमर और शेफ का डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन करवा के देता है, ये वेटर। मतलब जो कस्टमर है वो अपना ऑर्डर किसको लिखवाता है, वेटर को लिखवाता है। वेटर वो ऑर्डर जाके किसको बताता है, शेफ को बताता है। और फिर जब शेफ वो ऑर्डर बना लेता है तो वो ऑर्डर किसको देता है, वेटर को देता है। और फिर वेटर वो ऑर्डर लेके जाके किसको दे देता है, कस्टमर को दे देता है। इसका मतलब व्यू और मॉडल, इन दोनों का इंटरेक्शन तो है आपस में, लेकिन डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। कस्टमर और शेफ का डायरेक्ट कम्युनिकेशन कौन करवा के दे रहा है, ये वेटर।
क्योंकि भाई देखो ऐसा तो नहीं होगा ना कि कस्टमर आया रेस्टोरेंट के अंदर और वो डायरेक्ट किचन में चला गया और डायरेक्ट किचन में जाके शेफ को कह रहा है कि हाँ भाई एक दाल पनीर बना दो, एक चिकन कढ़ाई बना दो। इस तरह से तो नहीं होता ना। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, बल्कि रेस्टोरेंट को छोड़ो, आप किसी ढाबे पे भी चले जाओ, वहां पे भी सबसे पहले आपको एक वेटर मिलता है। वेटर आपसे ऑर्डर लेगा और वो ऑर्डर जाके शेफ को देगा। और आपने कभी ऐसा भी नहीं देखा होगा कि शेफ खुद खाना लेके आ जाए और कस्टमर को सर्व कर रहा हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बीच में ये जो वेटर है ये बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए वेटर समझ लो एक तरह से बैकबोन हो गई यहाँ पे। तो तभी देखो कस्टमर को मैं क्या कह रहा हूँ, व्यू, शेफ को मैं क्या कह रहा हूँ, मॉडल, और वेटर को मैं कह रहा हूँ कंट्रोलर। क्योंकि यही वेटर कस्टमर और शेफ के दरमियान क्या करवा रहा है, इंटरेक्शन करवा रहा है। ठीक है, तो देखो ये इतनी अच्छी एग्जांपल है कि आपको इससे एमवीसी का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ आगे। अब देखो, अब मैं आपको ये बताता हूं कि भाई हमारी एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर मैं मॉडल किसे कह रहा हूं, कंट्रोलर किसे कह रहा हूं और व्यू किसे कह रहा हूं। भाई देखो आपको पता है ना, हमने एंगुलर एप्लीकेशन बनाई थी तो उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स आ जाते हैं। तो उन फाइल्स एंड फोल्डर्स के अंदर मॉडल कहाँ होता है, कंट्रोलर कहाँ होता है, व्यू कहाँ होता है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो, आपको पता है ना, जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो उस कंपोनेंट के अंदर एक क्लास आती है। जिस तरह हमारे पास एक रूट कंपोनेंट होता है ना, जब हम अपना एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते हैं फर्स्ट टाइम, तो एक ऐप कंपोनेंट आता है जिसको हम रूट कंपोनेंट कहते हैं, बिल्ट इन कंपोनेंट कहते हैं। तो उसके अंदर एक क्लास होती है। ठीक है, और क्लास हमें कौन सी फाइल के अंदर मिलती है, जिस तरह app.component.ts, मतलब app.component.ts, ये जो हमारा रूट कंपोनेंट होता है, इस फाइल के अंदर हमें क्या मिलती है, हमारी क्लास मिलती है। तो क्लास के अंदर आपको पता है हम क्या बनाते हैं, प्रॉपर्टीज बनाते हैं, फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में देखकर भी आए हैं। तो जब भी आप क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस बनाओगे तो इन्हीं प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल। मतलब क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस है ना, उनको मैं कह रहा हूं मॉडल। और प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हम कहां बनाते हैं, क्लास के अंदर। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ये तो हो गया मॉडल। अब आ जाओ, यहां पे देखो क्लास है, मतलब जब भी हम कंपोनेंट बनाते हैं तो हमें क्लास मिलती है ना। जिस तरह ऐप कंपोनेंट है तो ऐप कंपोनेंट की क्लास हमें कहां पे मिलेगी, app.component.ts के अंदर। तो इसी क्लास को मैं कह रहा हूं कंट्रोलर। तो दोनों में डिफरेंस जरा समझना। क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस होंगे ना, उन्हें मैं कह रहा हूं मॉडल, लेकिन इस क्लास को मैं क्या कह रहा हूं, कंट्रोलर। इसका मतलब आप समझ लो कि हम अपने कंट्रोलर के अंदर मॉडल को बनाते हैं। क्योंकि भाई देखो मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस तो हो गए मॉडल, लेकिन ये जो प्रॉपर्टीज और फंक्शन जिस क्लास के अंदर मैं बना रहा हूं, उस क्लास को मैं कह रहा हूं कंट्रोलर। यही वजह है कि मैं क्या कह रहा हूं कि कंट्रोलर के अंदर हम क्या करते हैं, अपना मॉडल बनाते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया मॉडल और कंट्रोलर। अब आ जाओ व्यू। व्यू मैं किसे कह रहा हूं, यहां पे देखो, व्यू मैं कह रहा हूं हमारी जो HTML टेम्पलेट होता है, जिसके अंदर हम सारा HTML CSS वगैरह का काम करते हैं, HTML के टैग्स लिखते हैं, HTML की कोडिंग करते हैं, उसको मैं कह रहा हूं व्यू। तो भाई देखो हमारा ऐप कंपोनेंट है ना, तो ऐप कंपोनेंट के अंदर ये जो फाइल होती है ना, app.component.html, इसको मैं कह रहा हूं व्यू। ठीक है, तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई। क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हम बनाते हैं उसको मैं कह रहा हूं मॉडल, और जो क्लास होती है हमारी app.component.ts, तो इस क्लास को मैं क्या कह रहा हूं, कंट्रोलर। और व्यू मैं किसे कह रहा हूं, जो हमारी HTML फाइल होती है कंपोनेंट की, जिस तरह से app.component.html, इसको मैं कह रहा हूं व्यू। तो भाई देखो अब मैं आपको विजुअल स्टूडियो कोड में लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि भाई कौन कौन सी चीजें मॉडल है, कंट्रोलर है और व्यू है। तो यहाँ पे आ जाओ भाई, ये देखो यहाँ पे मैंने अपना ऐप कंपोनेंट ओपन किया हुआ है। तो देखो ये आपको ये फाइल नजर आ रही है app.component.html, जिसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है, ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, और यही पैराग्राफ हमें हमारे ब्राउजर पे नजर आता है। तो इस फाइल को मैं कह रहा हूँ व्यू। क्या कह रहा हूँ, व्यू। और अब आ जाओ अपनी app.component.ts के अंदर। ठीक है, तो यहाँ आ जाओ। तो भाई यहाँ पे देखो ये जो आपको दो प्रॉपर्टी नजर आ रही है, टाइटल, नेम, और एक फंक्शन नजर आ रहा होगा, मेथड नजर आ रहा होगा, हेलो मैसेज, इन तीनों को मैं कह रहा हूं मॉडल। क्या कह रहा हूं, मॉडल। और ये जो क्लास है जिसका क्या नाम है, ऐप कंपोनेंट, इस क्लास को मैं कह रहा हूं कंट्रोलर। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये क्लास क्या है, ये कंट्रोलर है, और इसके अंदर ये जितने भी हमारे पास प्रॉपर्टीज और फंक्शन है, इसे मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल। तो अब आपको ये समझ में आएगा कि ये जो कंट्रोलर क्लास है, इसी के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस, इनको मैं क्या कह रहा हूं, मॉडल। और भाई देखो ये मॉडल है ना, देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये टाइटल भी मॉडल है, ये नेम भी मॉडल है, ये हेलो मैसेज भी मॉडल है। तो इसका मतलब इसको मैं अपने व्यू में एक्सेस कर सकता हूं ना। जिस तरह यहाँ पे देखो टाइटल है, टाइटल एक प्रॉपर्टी है, इसको मैं अपने व्यू में किस तरह से एक्सेस करूंगा, यहाँ पे देखो
मैं H2 बनाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इंटरपोलेशन लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं अपना ये टाइटल पास कर देता हूँ, ठीक है। और सेम इसी तरह दूसरा H2 का टैग बनाता हूँ, इसके अंदर इंटरपोलेशन ओपन करता हूँ और जो दूसरा प्रॉपर्टी थी यहाँ पे वेरिएबल था नेम। तो मतलब ये टाइटल और नेम ये कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे मॉडल से, देख रहे हो, ये हमारे मॉडल से आ रहे हैं। और मैं इनको एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ, इनको मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे अपने HTML टेम्पलेट में। लेकिन भाई देखो ये मॉडल मैंने डिफाइन किसके अंदर किए हैं, हमारी क्लास के अंदर किए हैं। और क्लास को मैं क्या कह रहा हूँ, कंट्रोलर। तो इसका मतलब कंट्रोलर ही क्या कर रहा है, हमारे मॉडल की कम्युनिकेशन करवा रहा है किसके साथ, हमारे व्यू के साथ। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ ब्राउजर पे। तो यहाँ पे देखो मैंने अपने टर्मिनल में ngserf की कमांड लगा के इसको रन किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आओ, तो यहाँ पे देखो नजर आ रहा है आपको, ये दोनों मॉडल हैं, ठीक है, जिनको मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, अपने व्यू के अंदर एक्सेस कर रहा हूँ। और ये मॉडल मैंने बनाए कहाँ पे थे, कंट्रोलर में बनाए थे, इसीलिए कंट्रोलर क्या कर रहा है, मॉडल और व्यू में कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं मॉडल किसे कह रहा हूँ, कंट्रोलर किसे कह रहा हूँ और व्यू किसे कह रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, तभी आप एंगुलर एमवीसी के अंदर काम कर पाओगे। तो भाई देखो एक बात यहाँ पे याद रखना, देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो क्या कह रहा है, एवरी कंपोनेंट इज एमवीसी बेस्ड कंपोनेंट। इसका मतलब जब भी आप कंपोनेंट बनाते हो, चाहे वो रूट कंपोनेंट हो जिस तरह से ऐप कंपोनेंट हो, या हमारा कोई कस्टम कंपोनेंट हो, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर्स में आपको पता है हमने बहुत सारे अपने कस्टम कंपोनेंट बनाए हैं। तो हर कंपोनेंट आपका बेसिकली एमवीसी बेस्ड कंपोनेंट होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉडल भी होता है और उसके अंदर आपके पास कंट्रोलर भी होता है और उसके अंदर आपके पास व्यू भी होता है। तो ये तीनों चीजें आपको एक ही कंपोनेंट के अंदर मिल जाती हैं। इसलिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या बता रहा है, एवरी कंपोनेंट इज एमवीसी बेस्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है। फिर आगे आ जाओ, कुछ और थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे देखो, सी एज इट इज पॉपुलरली कॉल्ड, मतलब देखो पूरा नाम नहीं लिया जाता, मॉडल व्यू कंट्रोलर नहीं कहा जाता हमारी डेवलपमेंट में, शॉर्ट में कहा जाता है एमवीसी। फिर देखो एमवीसी क्या है, इज अ सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न फॉर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशन। मतलब एक डिजाइन पैटर्न है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी एप्लीकेशन का डेटा सेपरेट होता है, आपका HTML का डेटा सेपरेट होता है, और कंट्रोलर जो कि उन दोनों चीजों को कंट्रोल करता है वो भी मौजूद होता है। तो ये कहलाता है बेसिकली आपके पास एमवीसी। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अ मॉडल व्यू कंट्रोलर पैटर्न इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग 3 पार्ट्स। मतलब 3 चीजों से मिलके बनता है। सबसे पहली चीज मॉडल। मॉडल किसे कह रहे हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा। डेटा मतलब आपकी एप्लीकेशन का जो डेटा होता है उसको मेंटेन करने का काम किसका होता है, मॉडल का होता है। मतलब मॉडल में हम अपनी एप्लीकेशन का डेटा स्टोर करते हैं। फिर देखो व्यू, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ऑल और अ पोर्शन ऑफ द डेटा टू द यूजर। मतलब देखो व्यू के बारे में क्या कह रहा है कि ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कि जो हमारा डेटा होता है, मतलब जो एप्लीकेशन का डेटा होता है वो सारा डेटा दिखाना है या उस डेटा का कुछ पोर्शन दिखाना है। मतलब हमारे मॉडल के अंदर तो बहुत सारा डेटा होगा ना, तो कौन सा डेटा आपको अपने व्यू में दिखाना है, कौन सा डेटा नहीं दिखाना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा काम आप कहाँ करते हो, व्यू में करते हो। जिस तरह भाई देखो मॉडल में 2 प्रॉपर्टीज मैंने अभी दिखाई थी ना आपको, एक तो नेम था और एक टाइटल था। तो भाई फॉर एग्जाम्पल व्यू के अंदर मैं सिर्फ टाइटल को एक्सेस करता हूँ, नेम को एक्सेस नहीं करता। तो ये वाला काम भी मैं कर सकता हूँ अपने व्यू के अंदर। फिर देखो कंट्रोलर, इट कंट्रोल्स द इंटरैक्शंस बिटवीन द मॉडल एंड व्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब कंट्रोलर कंट्रोल करता है, किन 2 चीजों का इंटरैक्शन कंट्रोल करता है, किन 2 चीजों की कम्युनिकेशन कंट्रोल करता है, मॉडल एंड व्यू। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हो गया हमारा ये लेक्चर वाइंड अप। तो भाई अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर पूछ लेना। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।